मेरा नाम फारूक है। मैं कराची का रहने वाला हूँ। मैं खुशगवार जिंदगी जी रहा था। मैं आज इस मकाम पर सिर्फ माँ की दुआओं और अपनी मेहनत से हूँ। मेरे बाप ने दो शादियां की थीं, पहले खानदान की मर्जी से और दूसरी शादी अपनी पसंद से। जब बाबा के खानदान वालों को पता चला तो उन्होंने कहा कि या तो ये घर जायदाद छोड़ दो या अपनी मनपसंद बीवी को। मेरे बाप ने जायदाद के पीछे मेरी माँ को छोड़ दिया। मैं उस वक्त 8 साल का था। मेरी माँ मुझे लेकर अपने ससुराल की दहलीज पर खड़ी थी। वो लोग कह रहे थे कि हम ऐसी लड़की को कबूल नहीं कर सकते जिसके आगे पीछे कोई नहीं है। मेरी माँ यतीम थी, बस एक खाला थी, उसकी भी डेथ हो गई थी। उसके बाद मेरी माँ एक जगह मुलाजमत करने लगी और उस कंपनी के मालिक ने मेरी माँ से दूसरी शादी कर ली। ये शादी 9 साल तक खुफिया शादी रही, क्योंकि मेरे सौतेले बाप की पहले भी एक बीवी थी और उन्होंने अब मेरी माँ को अलग से रखा हुआ था। एक दिन मेरे दादा अब्बू पता नहीं कैसे हमारे घर आ गए। उन्हें सारी हकीकत का पता चल गया था। उन्होंने कहा कि अभी इसी वक्त इस औरत को छोड़ दो या फिर अपने बाप को। दादा अब्बू ये कहकर चले गए। मेरे सौतेले बाप ने भी मजबूर होकर मेरी माँ को तलाक दे दी। उनका कहना था कि मैं अपने खानदान वालों को नहीं छोड़ सकता। हम माँ बेटा चुपचाप उनके घर से चले गए। मेरे सौतेले बाप की पहली बीवी से भी 3 बच्चे थे। बाबा ने दूसरी शादी इसलिए की थी क्योंकि उनकी पहली बीवी उन पर रोब डाला करती थी, उनका ख्याल नहीं रखा करती थी। वो अपनी बीवी के रवैये से तंग आ चुके थे। मेरी माँ को भी एक मजबूत सहारा चाहिए था, जिसकी वजह से उन्होंने दूसरी शादी कर ली। हमसे वो घर छीन लिया गया जिसमें हम रहा करते थे। एक ही दिन में हम सड़क पर आ गए थे। मेरी माँ बिल्कुल एक सूखी टहनी की मानित हो गई थी। उनकी आंखों से एक आंसू भी नहीं निकला था। मैं उसी खानदान का वारिस था जिसकी माँ से वो लोग नफरत किया करते थे। इस वाकये के बाद मेरी माँ एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगी। मेरी माँ ने हिम्मत हारना नहीं सीखा था, हमेशा दूसरों की इज्जत करना, दूसरों की मदद करना सीखा था। मैंने भी सोच लिया था कि मैं इतनी मेहनत करूंगा कि इसी खानदान से टक्कर लेकर इन्हें नीचा दिखाऊंगा। मैं दिन रात मेहनत करता। माँ कहती कि बेटा आराम कर लो, पर मुझे मेरा मकसद मिल चुका था। मैं हर क्लास में टॉप करने लगा। मेरी माँ की एक सहेली ने बोला कि आप तीसरी शादी कर लें, अभी जवान हैं। पर मेरी माँ ने कहा कि अब मैं शादी नहीं करूंगी। मैं स्कूल से वापसी पर एक दुकान पर काम करने लगा, क्योंकि अम्मा जितनी भी सख्त मेहनत कर रही थी, इससे मेरी पढ़ाई का खर्चा कम ही पूरा होता था। मैं सुबह स्कूल जाता, शाम को दुकान पर काम करता और आधी आधी रात को पढ़ाई करता। वक्त अच्छा हो या बुरा गुजर ही जाता है और मेरा भी गुजर रहा था। मैं कॉलेज पहुंच चुका था। मेरी माँ चाहती तो तीसरी शादी कर सकती थी, अपना सोच सकती थी, पर उस अजीम औरत ने मेरा सोचा। मेरे बाप को तो कभी मेरा ख्याल नहीं आया होगा। जैसे जैसे वक्त गुजरता था, मेरी नफरत भी परवान चढ़ती जा रही थी। पूरे कॉलेज में मेरी जहानत के चर्चे थे। माँ की अब उम्र ज्यादा हो चुकी थी, वो अक्सर बीमार रहती थी। मैं शाम को बच्चों को ट्यूशन देता। मैं और मेरे दोस्त ने मिलकर कुछ काम करने का सोचा था। कारोबार कोई भी हो, उसके लिए पैसा चाहिए होता है और हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। कई जगहों से कर्जा मांगा, पर बेसूद। मेरे कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने वाली थी। उम्मीद थी कि अच्छी जगह जॉब मिल जाएगी। माँ हर वक्त तसल्लियां दिया करती, पर मेरे अंदर सालों की आग थी। मेरा सका बाप एक एक्सीडेंट में फौत हो गया था और मेरा दूसरा सौतेला बाप अभी जिंदा था। मैंने उससे बदला लेना था। उन दिनों कॉलेज का ट्रिप मरी जा रहा था। मैं जाना नहीं चाहता था, पर माँ के कहने पर चला गया। मरी में अल्लाह की कुदरत के नजारे देखने वाले थे। मुझे बर्फ बहुत पसंद थी। मैं वहाँ खड़ा होकर कुदरत के नजारे देख रहा था। तभी सामने से एक लड़की भागती हुई आई और मुझे कहने लगी कि प्लीज मुझे बचा लें। उसके पीछे 2-3 लड़के थे। मुझे पहले भी अपना गुस्सा उतारने के लिए कोई चाहिए था। मैंने उनसे झगड़ा शुरू कर दिया। 2 लड़के तो भाग गए, मगर एक मेरे हाथ आ गया और तभी तालियों की आवाज आने लगी। वो लड़की प्रैंक कर रही थी। किसी दिन ऐसी लड़कियों को सच में लड़के घेर लेंगे तो दूसरा इंसान यही समझेगा कि ये प्रैंक है। उनका पूरा ग्रुप था जो जमा हो गया। उस लड़की ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। मैंने एक नजर उसे देखा और कहा, माफ कीजिएगा मोहतरमा, मैं औरत जात से हाथ नहीं मिलाता।
اور آگے بڑھ گیا۔ اس لڑکی کو اپنی توہین لگی اور وہ میرے پیچھے پڑ چکی تھی۔ میں کراچی واپس آ چکا تھا۔ مجھے ایسی فضول لڑکیاں بالکل پسند نہیں تھیں جو سر سے دوپٹہ اتار کے رکھتی ہوں، جن کے مرد دوست ہوں۔ یونیورسٹی میں لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ ہوتے ہیں، پر کوئی ہم سے زبردستی فرینڈشپ نہیں کر لیتا۔ امیر لوگوں سے ویسے بھی مجھے نفرت تھی۔ میری کالج کی تعلیم مکمل ہو گئی تھی۔ اب میں جاب کی تلاش میں تھا۔ بغیر رشوت سفارش کے مجھے کہیں بھی جاب نہیں مل رہی تھی۔ ایک دوست کے مشورے سے اپنا یوٹیوب چینل بنایا اور میں مختلف ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کرنے لگا۔ کچھ ویڈیوز موٹیویشنل ہوا کرتی، کچھ میں غریب لوگوں کے حالات سے پردہ اٹھاتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بہت سے لوگ مجھے جاننے لگے، میں کمانے لگا اور تبھی مجھے ایک نیوز پیپر میں جاب مل گئی۔ صحافت میں مجھے شروع دن سے ہی بہت شوق تھا۔ اب اللہ نے میری سن لی اور میری ماں خوشی سے میرے گلے لگ کر رونے لگی۔ عورت ذات بھی اللہ کی بہت خوبصورت مخلوق ہوتی ہے جو خوشی پر بھی روتی ہے اور دکھ پر بھی۔ مجھے اپنی ماں کا ہر خواب پورا کرنا تھا۔ اپنی ساری زندگی انہوں نے مجھ پر لوٹا دی تھی۔ جتنے دکھ تکلیفیں میری ماں نے میرے لیے سہے تھے، ان کا بدلہ میں کبھی نہیں اتار سکتا تھا۔ زندگی میری امتحان لیتی رہی۔ میری ماں نے مجھے ڈٹ کر کھڑا رہنا سکھایا تھا۔ جاب اچھی تھی، کچھ میرے چینل سے اچھی کمائی ہو رہی تھی۔ میں نے ایک اچھی جگہ کرائے کا مکان لے لیا کیونکہ وہ میرے آفس سے قریب پڑتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرے نام کے چرچے ہونے لگے۔ میں کچھ سالوں سے اپنے خاندان کے پیچھے تھا۔ ان کے پاس بہت پیسہ تھا۔ انہوں نے اتنا پیسہ اور اتنا نام کیسے کمایا تھا؟ اتنی جائیداد حاصل کی تو کہاں سے آئی؟ مجھے کوئی ثبوت نظر نہیں آئے تھے۔ اور ایک دن وہ لڑکی میرے آفس میں موجود تھی جو مجھے مری میں ملی تھی۔ اس کا نام لائبہ تھا۔ اس نے دوستی کی پیشکش کی تو میں نے بول دیا کہ میں لڑکیوں سے دوستی نہیں کرتا۔ اسے پھر مایوسی ہوئی اور اس نے اسی نیوز پیپر میں جاب کر لی۔ میں نے اپنی پوری لائف میں کسی لڑکی سے دوستی نہیں کی تھی۔ جب انسان کا مقصد اونچا ہو تو وہ نظر جھکا کر نیچے نہیں دیکھتا۔ اسے اونچی اڑان کے لیے سوچ کے ساتھ ساتھ کردار بھی مضبوط رکھنا ہوتا ہے۔ وہ لڑکی کسی امیر گھر سے تھی، ورنہ اس لڑکی کا دور دور تک اخبار سے کوئی واسطہ نظر نہیں آتا تھا۔ میرے باس نے مجھے کہا کہ میں لائبہ کو کام سکھا دوں۔ مجھے اخبار میں کام کرتے 4 سال ہونے والے تھے اور میری ماں میرے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی تھی۔ میں نے اپنی زندگی کا فیصلہ انہی پر چھوڑا ہوا تھا۔ میں جانتا تھا کہ ماں اچھے سے مجھے جانتی ہے، میری پسند سے بھی واقف ہے۔ مجھے آج تک ایسی لڑکی نہیں ملی جسے دیکھ کر دل نے کہا ہو کہ کاش وہ پھر سے سامنے آ جائے۔ لائبہ اب میرے گھر تک پہنچ چکی تھی۔ اس نے پتہ نہیں میرے گھر کا ایڈریس کہاں سے لیا تھا۔ اب آئے دن مہنگے گفٹ لے کر وہ میرے گھر موجود ہوتی۔ میں نظر انداز کرتا اور اس کے گفٹ اٹھا کر واپس کر دیتا۔ ماں بھی خاموش رہتی۔ ایک دن وہ بہت سج دھج کر آفس میں آئی، کہنے لگی کہ فاروق، تمہیں میں پسند کرنے لگی ہوں۔ میں تمہیں پیسوں میں تول دوں گی، بس ایک بار ہاں کر دو اور مجھ سے نکاح کر لو۔ اس کی بات پر میرا دماغ گھوم گیا۔ وہ میرے لیے گولڈ کی رنگ لائی تھی۔ میں نے وہ انگوٹھی بھی اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ میرا غصہ بہت برا تھا۔ لائبہ کو کہا کہ تم نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ میں کوئی کھلونا نہیں ہوں جس کی تم قیمت لگا رہی ہو۔ تم ہو کیا؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ جس پیسے پر اکڑ رہی ہو یہ سب تمہارے باپ کا ہے۔ عورت ہو کر بے حیا بن کر پھرتی ہو۔ آج کے بعد مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ سارا سٹاف جمع ہو چکا تھا۔ وہ آنسو بہاتے ہوئے جا رہی تھی، پھر دوبارہ واپس مڑی اور کہنے لگی کہ میرا نام بھی لائبہ آفتاب ہے۔ تمہیں اپنے قدموں میں نہ لے کر آئی تو میرا نام بدل دینا۔ میں نے بھی ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ میں ان فضول دھمکیوں سے نہیں ڈرتا تھا۔ اگر وہ کچھ کرتی بھی ہے تو میں ہارنے والا نہیں تھا۔ کچھ دنوں سے ماں کی طبیعت خراب تھی۔ آج ملازمت سے چھٹی تھی اور ان کا مکمل چیک اپ کروانے پہنچ گیا۔ ڈاکٹر نے انہیں ایڈمٹ کر لیا۔ میں چکر پہ چکر کاٹ رہا تھا جب ایک لڑکی مجھ سے ٹکرائی۔ وہ سر پر دوپٹہ اوڑھے سوری بول کر آگے نکل گئی اور تب نہ جانے کیوں پہلی بار دل اسے دیکھ کر دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میک اپ سے پاک چہرہ، نظریں جھکائی ہوئی، وہ دل کو بھا گئی تھی۔ وہ اسی ہاسپٹل میں نرس تھی۔ اسے اپنی ماں کے پاس کھڑے دیکھا تو میں بھی پہنچ گیا۔ وہ بلڈ کا سیمپل لینے آئی تھی۔ میں بس اسے دیکھ رہا تھا جو اب جا چکی تھی۔ جب میری ماں نے کہا فاروق کیا تمہیں یہ لڑکی پسند آ گئی ہے، میں ایک دم بوکھلا گیا
और नजरें चुराने लगा और कहा कि माँ ऐसी कोई बात नहीं है। मगर शाम तक मेरी माँ ने उस लड़की के बारे में सब पता कर लिया और अगले दिन जरा तबीयत संभली तो मुझे कहने लगी कि आज हम तुम्हारे रिश्ते के लिए जा रहे हैं, तैयार रहना। अचानक से रिश्ता, ये सब मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैं तो उस लड़की को भूल गया था। माँ को बताया पर वो मुझे अपने साथ लेकर 1 घंटे का सफर तय करने के बाद एक छोटे से खूबसूरत से घर के सामने खड़ी थी। दरवाजे पर दस्तक दी तो एक बूढ़े अंकल ने दरवाजा खोला और अंदर आने का कहा। तभी थोड़ी देर बाद एक लड़की चाय देने आई। मैं कभी माँ को देखता तो कभी उस लड़की को। ये तो वही थी, हॉस्पिटल वाली लड़की। मैंने चाय पकड़ते वक्त उसकी आंखों में देखा था। उसने नजरें झुका ली थी। माँ ने अपने आने का मकसद बयान किया तो उस अंकल ने कहा कि बहन, हमें खुशी है पर हम गरीब लोग हैं, जहेज वगैरह नहीं दे सकते और ना ही इतनी जल्दी शादी कर सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ अरसा पहले ही मेरी बेटी सायरा की माँ की वफात हुई है। माँ ने कहा कि आप लोग बस हाँ कर दें, बाकी जहेज वो सब हमें नहीं चाहिए, हमें बस आपकी बेटी चाहिए। उसका नाम सायरा था। अपनी पढ़ाई के साथ साथ वो अस्पताल में काम किया करती थी। उसकी माँ एक नर्स थी और अस्पताल की एक सीनियर नर्स की मदद से ये रिश्ता हो रहा था, क्योंकि वो हमारे घर के पास ही रहती थी। उसने हमारी हर तरह की गारंटी दी और यूं सायरा और मेरा रिश्ता पक्का हो गया। सायरा को पाकर मैं खुद को बहुत खुश नसीब समझ रहा था। काफी सालों से पैसे जमा कर रहा था और अल्लाह ने करम किया था। मैंने अपना जाती घर खरीद लिया था। माँ के साथ साथ अब सायरा की दुआएं भी शामिल हो गई थी। मेरी प्रमोशन हो चुकी थी। अब मैं बस अपनी माँ को उम्रा करवाना चाहता था, पर वो कहती कि पहले तुम्हारी शादी देखनी है, उसके बाद तीनों अल्लाह का घर देखने चलेंगे। मैं सायरा की मदद करने लगा। उसे जॉब करने से मना कर दिया। बस वो सारा बोझ मुझ पर डाल दे और खुद अच्छे से पढ़ाई करे। वो बहुत अच्छी लड़की थी। उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशात थी। वो छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाया करती थी। जितना अल्लाह का शुक्र अदा करता कम था। अल्लाह ताला मुझे बहुत तरक्की दे रहा था, जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सायरा की एक छोटी बहन थी। वो भी कॉलेज जाया करती थी, मगर वो सायरा से बहुत मुख्तलिफ थी। मेरी मंगनी को 1 साल होने वाला था जब सायरा की बहन मेरे ऑफिस में मिलने आई। वो मेरे लिए मेरी छोटी बहन थी। उसने कहा कि फारूक, मैं आपको सायरा के मुतालिक कुछ बताना चाहती हूँ। असल में वो मेरी सकी बहन नहीं है। पता नहीं बाबा ने उसे कहाँ से उठाया है और वो किसी और लड़के को पसंद करती है। आपसे उसने मंगनी पता नहीं कैसे कर ली। वो मेरा हाथ पकड़ने लगी, पर मैंने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, तुम मेरी बहन हो और अगर तुम मुझे भाई कहती तो ज्यादा अच्छा लगता। और रही बात सायरा की, तो मुझे उस पर पूरा भरोसा है। वो मेरे अलावा किसी और का सोच ही नहीं सकती। वो सर झुकाए जा चुकी थी। पता नहीं उसने ऐसा क्यों बोला था, पर दिल में कुछ चुभा था। अगर सायरा किसी और को पसंद करती थी तो मेरे रिश्ते के लिए क्यों हाँ की। मैंने इस मामले में सायरा की बजाय उसके वालिद से बात करना चाही। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा उठे और बोले, सायरा मेरी सकी बेटी है और मायरा मेरी बहन की बेटी है। मेरी बहन इसको जन्म देते वक्त वफात पा गई थी। तब से सायरा की माँ ने इसे बेटियों की तरह पाला है, पर इसका रवैया बहुत अलग है। कभी अच्छी हो जाती है और कभी बुरी। इसने तुम्हारे साथ मजाक किया है। हकीकत वो नहीं जानती कि मैं उसका बाप नहीं बल्कि मामू हूँ, पर मैंने उसे बाप बनकर पाला है। सायरा की माँ ने आज तक इसे महसूस नहीं होने दिया था कि वो हमारी सकी बेटी नहीं है। अब भी ये राज मैं दिल में लिए मर जाता, पर तुम्हें सब बताना जरूरी था। और रही बात सायरा के रिश्ते की, तो बेटा उसने अपनी खुशी से हाँ की है। मेरी बेटी का किरदार बिल्कुल साफ है। पता नहीं क्यों मैं सर झुका गया था। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, पर अब खुद से अहद कर लिया था कि कभी किसी की बातों में नहीं आऊंगा। एक आजमाइश खत्म नहीं हो रही थी तो दूसरी शुरू हो चुकी थी। आज मेरे घर एक जाना पहचाना नाम आफताब अपनी बीवी और लाइबा के साथ खड़ा था। उस शख्स को मैं लाखों में पहचान सकता था। वो खुद चलकर मुझे एक बहुत बड़ी जॉब की ऑफर करने आया था और उसके साथ ही अपनी इकलौती बेटी का रिश्ता देने आया था। जब मैंने कहा कि मैं माजरत चाहता हूँ सर, मैं शादीशुदा हूँ, तब लाइबा ने कहा कि ये झूठ है। मैंने कहा कि ये सच है।
चाहे तो किसी से भी जाकर पूछ लो। लाइबा के बाप ने कहा कि तुम हमारी बेटी की पसंद हो, वरना तुम जैसा दो कौड़ी का इंसान हमारे सामने खड़ा होने की औकात भी नहीं रखता। मैंने ताली बजाई थी, उनसे कहा कि जिस दिन मैंने अपनी औकात दिखा दी तो अब सारी दुनिया से मुंह छुपाते फिरेंगे। वो मेरी बात को अच्छी तरह समझ गए थे। तभी उनके चेहरे का रंग बदल गया था। वो लोग जा चुके थे और उसी लम्हे मैंने फैसला कर लिया था कि कल सुबह ही सायरा से शादी कर लूंगा, और मैंने ऐसा ही किया। सायरा दुल्हन बनकर मेरे घर आ गई और कुछ ही दिनों बाद मेरी जॉब मेरे हाथ से चली गई। मेरे घर वालों को डराया धमकाया जाने लगा। हमारे लिए जमीन तंग कर दी गई। रोज हमारे घर पर फायरिंग होती। मेरे पास कुछ ऐसे सबूत थे जिनको अगर मैं मीडिया पर नशर कर देता तो लाइबा के खानदान की धज्जियां उड़ जाती। एक दिन सायरा बाजार गई तो वापस घर नहीं आई। शाम को फोन आया कि अगर सायरा चाहिए तो लाइबा से शादी करना होगी। दूसरी जानिब मैं उन रस्तों पर चल पड़ा जिन पर आज से 21 साल पहले मुझे और मेरी माँ को ठुकरा दिया गया था। मैं आज अपने बाप के घर खड़ा था। आफ्ताब मेरा ताया था। घर में एक जश्न था, सब लोग मौजूद थे। मेरा बाप भी मेरे सामने खड़ा था। लाइबा भागती हुई मेरे पास आई और कहने लगी कि मुझे पता था फारूक, तुम एक ना एक दिन जरूर आओगे। मैंने लाइबा के चेहरे पर एक थप्पड़ दे मारा। लाइबा के गार्ड मेरी तरफ बढ़ने लगे, लेकिन मेरी आवाज इतनी गरजदार थी कि वो सब वहीं रुक गए। मैंने एक फाइल उन सब के मुंह पर मार दी और उनसे कहा कि मुझे 5 मिनट के अंदर अपनी बीवी सही सलामत चाहिए, वरना आज वो होगा जिसका तमाशा पूरी दुनिया देखेगी। लाइबा का बाप आंखें फाड़ फाड़ कर फाइल को देख रहा था, जिसमें पिछले 50 साल के सारे काले चट्टे मौजूद थे। उन्होंने सायरा को लाने का कहा और अगले लम्हे मैंने अपने सुतीले बाप की तरफ देखकर कहा कि मुबारक हो सर, आपको ये शानो शौकत, ये नाजायज तरीके से कमाया हुआ पैसा। वो ना जाने क्या मेरे चेहरे पर तलाश कर रहे थे जब उन्होंने पीछे से आवाज दी कि फारूक मेरे बेटे। सब पागलों की तरह देखने लगे। मैं सायरा का हाथ पकड़े गेट अबूर कर गया। जब पीछे से किसी की आवाज आई, गाड़ी निकालो, डॉक्टर को फोन करो। मैं जानता था कि क्या हुआ होगा। मेरी जॉब वापस मुझे मिल चुकी थी। मैंने उन लोगों को फिर भी नहीं छोड़ा था। सारा कुछ मीडिया के सामने ले आया था। मेरे और मेरी माँ के साथ जो ज्यादतियां उन्होंने की थीं, आज मैंने बदला ले लिया था। शादी के 2.5 साल बाद अल्लाह ने मुझे बेटे से नवाजा। मेरी फैमिली मुकम्मल हो चुकी थी। एक रोज मेरी बीवी अपनी छोटी बहन को घर ले आई। क्योंकि मेरे ससुर की वफात हो चुकी थी, उसे अकेला घर नहीं छोड़ा जा सकता था। एक ऑपरेशन होने की वजह से मेरी बीवी से काम नहीं होता था। मेरी बीवी की बहन वो सारे काम करती और मेरी बीवी का ख्याल रखती थी। उसने सारे घर को संभाल लिया था। मेरी साली कहती कि फारूक मेरे लिए फलां चीज ले आना। वो मेरे साथ बहुत फ्री हो गई थी, जबकि मैंने महसूस किया कि मेरी बीवी मुझसे बदजन होने लगी है। वो मुझ पर और मेरे बच्चे पर कोई तवज्जो ना देती। मैंने उसकी वजह अपनी बीवी से पूछी तो वो कुछ परेशान सी हो गई और बोली कि मुझे घर जाना है। मैंने वजह पूछी तो बोली कि बस अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। ये कहते ही वो घर चली गई, मगर जाते हुए उसने मेरे हाथ में एक मेडिकल रिपोर्ट पकड़वाई। मैंने वो जैसे ही रिपोर्ट पढ़ी तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा कि मेरी साली माँ बनने वाली थी और उस बच्चे का बाप मैं था। मेरी बीवी जा चुकी थी और मैं हैरत से अपनी साली को देख रहा था। मैंने अपनी साली को बालों से पकड़ लिया। इतना बड़ा इल्जाम, तुम तो मेरी बहनों जैसी हो। उसने कहा कि आपको यकीन नहीं तो डॉक्टर से पूछ लें। मैं भी तो आपको भाई समझा करती थी। मैं एक रोज आपको चाय देने आई तो ये सब हुआ था। आप तो शायद नशे में थे। मेरी माँ पास खड़ी थी। मैं जमीन में धंसता जा रहा था। मैं सायरा के पास गया, उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया और उसने मेरे किरदार पर उंगली उठाई। मेरी माँ भी चुप हो चुकी थी और एक दिन मेरी माँ ने कहा कि फारूक मेरा हुक्म है कि तुम इस लड़की से निकाह कर लो, वरना ये हमें हर जगह बदनाम कर देगी। मैंने गुस्से में निकाह का फैसला कर लिया। चंद दोस्त और मौलवी साहब का इंतजार था। मेरी साली तो दुल्हन बनी तैयार थी और मैं जानता था ना ही मौलवी साहब आएंगे और ना ही ये निकाह हो सकता है। उसी वक्त मेरी बीवी बहुत गुस्से से घर में दाखिल हुई और अपनी बहन को मारने लगी। मेरी बीवी के साथ आने वाले लड़के को देखकर
मेरी साली कहने लगी, ये लड़का झूठ बोल रहा है, मैं तो इसे जानती ही नहीं। मैंने कहा कि जब जानती नहीं तो इसे देखकर घबरा क्यों रही हो? उस लड़के ने मेरी बीवी को सब सच बता दिया था। उस लड़के ने कहा कि इस लड़की ने मुझसे 3 साल खाया है। जब मेरी जेब खाली हो गई तो आपका घर उजाड़ने चली आई। ये मेरे नाजायज बच्चे की माँ बनने वाली थी, पर इसने बच्चे को खत्म करवा दिया था। ये झूठी मक्कार लड़की है, मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा। मेरी बीवी ने धक्के देकर अपनी बहन को घर से निकाल दिया, ये कहकर कि डाइन भी एक घर को छोड़ देती है और तुम मेरा ही शोहर छीनने को चली थी। मेरी साली ने एक लड़के को कॉल की और उसके साथ चली गई। हमें नहीं पता कि वो कहाँ गई है। फिर मेरी बीवी ने हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांगी। मैंने उसे माफ कर दिया था, पर इतना समझा दिया था कि मियाँ बीवी के रिश्ते में एतबार ना हो तो तीसरा पत्थर मारता है। अगर मेरी बीवी मेरा यकीन करती तो शायद ये सब ना होता, पर कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज मैं खुशगवार जिंदगी गुजार रहा हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं और मेरे बाप ने कई बार मुझसे मिलने की कोशिश की, पर मैं कभी उन्हें माफ नहीं कर सका, क्योंकि मेरी माँ ने उनकी वजह से बहुत सी तकलीफों को देखा था।